तो सेमेस्टर 4 एससी हिंदी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार या फिर भेदों का वर्णन करें। संज्ञा के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपका जो एससी पेपर है वो 50 नंबर का आपका होता है, समय आपको मिलता है 2 घंटा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ के नहीं जाते तो इसमें आप 10 नंबर माइनस कर लीजिए, क्योंकि 10 नंबर आपका नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन आपका संज्ञा वाला ये 100% आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोग देख के जाते तो 10 नंबर आप कंफर्म कर लीजिए कि 10 नंबर आपका आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से और भी क्वेश्चन हम करवा देंगे, चाहे वो सर्वनाम से हो, विशेषण से हो, अव्यय हो, ठीक है, वक्रता कौशल हो, सारा क्वेश्चन का आंसर हम करवा देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कर दें। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार या फिर इसके भेदों का वर्णन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, ठीक है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। अगर हम लोग ऐसे मोटा मोटी बात करें तो संज्ञा किसको कहते हैं? संज्ञा हम लोग उसको कहते हैं जहां पर किसी के नाम के बारे में पता चलता है, किसी के स्थान वस्तु के बारे में पता चलता है, ठीक है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ये अभी तक आपने पढ़ते आया होगा, ठीक है। आज इसी चीज को हम लोग बहुत ही डिटेल में समझें, क्योंकि अभी जो है आप लोग ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, तो ग्रेजुएशन के स्तर पर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। तो जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं उस तरह से आप आंसर लिखिए, अच्छे से एग्जामिनर जांच करेगा, अच्छे मार्क्स आपको देगा, ठीक है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। संज्ञा के अर्थ को पहले हम लोग समझ लेते हैं। कहा जा रहा है कि संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या अवस्था का बोध होता है। संज्ञा किसको कहते हैं? तो संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जिससे किसी भी व्यक्ति का बोध हो, वस्तु का बोध हो, स्थान का बोध हो, प्राणी का बोध हो, भाव या फिर अवस्था का बोध हो, उसी चीज को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अगर इसको आसान भाषा में हम लोग समझना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जिस शब्द से किसी का नाम या किसी चीज का पता चले वह संज्ञा कहलाता है। जैसे अगर किसी को बुलाना रहता है तो हम लोग उसके नाम से बुलाते हैं कि कोई भी मान लीजिए जैसे राजा हो गया, श्याम हो गया, राम हो गया, मोहन हो गया, ठीक है, तो उस तरह से नाम से हम लोग बुलाते हैं, तो वो सब क्या है? संज्ञा हो गया। किसी स्थान पे हम लोग को जाना है, किसी स्थान के बारे में किसी को हम लोग बात करेंगे, बताना है, जैसे बोलेंगे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, पटना हो गया, धनबाद हो गया, गिरिडीह हो गया, ठीक है, तो सब नाम हो गया। ये सब क्या है? तो संज्ञा हो गया, ठीक है। उदाहरण में आप देख सकते हैं, उदाहरण इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि राम हो गया एक व्यक्ति का नाम है, पुस्तक हो गया एक वस्तु का नाम है, बिल्ली हो गया जानवर का नाम है, ठीक है, गाय, प्रेम, प्रेम क्या है? तो भाव हो गया, बचपन क्या है? तो अवस्था है, तो ठीक है। चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, किसी अवस्था का नाम हो, भाव हो, उन सभी चीजों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेंगे संज्ञा के प्रकार को। संज्ञा के कितने भेद होते हैं आपको पता है? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। भेद को समझ लेंगे। संज्ञा के प्रकार या फिर भेद दोनों एक ही बात है, चाहे आप प्रकार बोलिए या फिर इसके भेद बोलिए। कहा जा रहा है कि संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। ऐसा नहीं कि संज्ञा को जिस तरह से आप पढ़ते आए हैं सिर्फ वही नहीं, संज्ञा को अलग तरीके से बांटा गया। पहले की अगर प्राचीन मान्यताओं के बारे में हम लोग बात करें तो इसको 5 प्रकारों में बांटा गया था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गया था। आगे इस कंफ्यूजन को भी हम बताएं क्या क्या कंफ्यूजन ऐसा हो गया था जिसके कारण आधुनिक वैज्ञानिक के द्वारा आधुनिक व्याकरण के मद्देनजर रखते हुए इसको और 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। यहां से जो लिखा है पढ़ सकते हैं कि संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। जो प्राचीन परंपरागत मान्यता है उसके आधार पर 5 प्रकारों में बांटा गया संज्ञा को, और जो आधुनिक मान्यता है उसके आधार पर 3 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले प्राचीन मान्यताओं के आधार पर संज्ञा के भेद को समझ लेते हैं कि प्राचीन मान्यता जो है उसके आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ये जो 5 भेद यहाँ पर लिखा हुआ आप देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसी तरह से आपको लाइन बाय लाइन लिखना है। आप चाहे तो पहले द्रव्यवाचक संज्ञा को लिख सकते हैं, समूहवाचक संज्ञा को लिख सकते हैं, उसके बाद आप व्यक्तिवाचक संज्ञा को लिखेंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका सबका अलग अलग होता है, आप चाहे किसी तरह से लिखिए, लेकिन 5 ही लिखना है। पहला जो इसका संज्ञा का प्रकार या फिर भेद है वो है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो पांचों को हम लोग बारे बारे समझेंगे। पहले हम लोग देख लेते हैं जातिवाचक संज्ञा को, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा को कहा जा रहा है इसमें कि जिन संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाले सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती। जिन भी संज्ञाओं से एक जाति के अंतर्गत आने वाली सभी चीजों की, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो या फिर कोई भी नाम हो, उन सब का बोध होता है, पूरे जाति का बोध होता है, उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक गाय हो गया, तो गाय के अंतर्गत कई सारे गाय आ सकते हैं, जैसे कि कोई जर्सी गाय है, कोई काली गाय है, कोई चरकी गाय है, ठीक है, कोई चितकबरी गाय है, ठीक है। तो गाय क्या है? कि जाति का नाम है, मतलब गाय के जितने भी जात हैं सारे जातियों के बारे में सिर्फ गाय कहने से पता चल जाता है। तो ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा हो गया।
लिखा है कि गाय कहने पर गाय के सभी प्रकार, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, काली हो, भूरी हो, जर्सी हो, चितकबरी हो, इन सभी प्रकार की गायों का बोध होता है। क्योंकि गाय जानवरों की एक जाति है, इसलिए यह एक जातिवाचक संज्ञा होगी। क्योंकि जो गाय है वो सभी किसी भी प्रकार के गाय को आप बात कर लो, वो एक जाति का सूचक होता है, वो एक जात को बताता है कि गाय वाले जात, ठीक है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा को, जैसे कि एक लड़का एक उदाहरण हो गया। तो लड़का कई तरह का होता है, कोई मोटा लड़का है, कोई पतला लड़का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, ठीक है, कोई छोटा है, कोई नाटा है। तो लड़का क्या है, मीन्स एक पूरे जाति को वो बताता है, एक लड़का के पूरे जाति को वो बताता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग जातिवाचक संज्ञा। इसमें लिखा है कि इसमें सभी तरह और सभी जगहों के लड़के आते हैं। रामू एक नाम हो गया व्यक्ति का, ठीक है। वहीं पर आप देखेंगे मोटा, मोटा लड़का भी हो सकता है, पतला लड़का भी हो सकता है, ठीक है, काला लड़का भी हो सकता है, गोरा लड़का भी हो सकता है, लंबा लड़का भी हो सकता है। ये जो लड़का है वो पूरे एक लड़का के जाति को बता देता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे उसी तरह से आप समझ सकते हैं कि नदी, अगर हम लोग कहें कि नदी, तो नदी में बहुत सारी नदी आती है, चाहे वो गोदावरी नदी हो, गंगा नदी हो, बड़ाकर नदी हो, ठीक है, हमारा दामोदर नदी हो, तो नदी में बहुत सारी नदियां आ जाती है। तो जो नदी है, नदी कहने पर हमें एक जात के बारे में पता चलता है, जो एक नदी के पूरे जात को बताता है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग पहाड़ बोले, तो पहाड़ में बहुत सारे पहाड़ आता है, अरावली पहाड़ आता है, हिमालय पहाड़ आता है, ठीक है, तो बहुत सारे पहाड़ आते हैं। तो पहाड़ क्या है, एक जात को बताता है, पहाड़ के पूरे जात को बताता है। अगर शहर का हम लोग बात करें, तो शहर में दिल्ली आ गया, पटना आ गया, ठीक है, हैदराबाद आ गया, मतलब बहुत सारे शहर हैं। तो शहर कहने से तमाम जितने शहर हैं, सारे शहरों के बारे में पता चलता है, शहर के जाति के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा हम लोग समझेंगे दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा को। दूसरा हम लोग समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को। हम लोग पढ़ रहे हैं जो परंपरागत व्याकरण, उसके अनुसार जो संज्ञा उसको 5 भागों में बांटा गया है। पहले को हमने समझ लिया जातिवाचक संज्ञा को, दूसरा हम लोग जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा को, जिसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब जब हम किसी खास के बारे में बात करते हैं, ठीक है, किसी प्रॉपर चीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। लिखा है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम जाना जाए, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चले, किसी विशेष स्थान के बारे में पता चले, किसी विशेष वस्तु के बारे में पता चले, ठीक है, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां पर हम लोग किसी पर्टिकुलर आदमी को बोलते हैं, किसी स्थान को बोलते हैं, किसी वस्तु को बोलते हैं, नाम रख करके बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि मोहन, एक जिसका नाम मोहन, उसी को हम लोग बोलेंगे मोहन यहाँ आओ, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर, जैसे बहुत सारे यहाँ पर लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, अब इनमें से सभी का नाम अलग अलग है। अगर हम इसको बोले कि मोहन यहाँ पर आओ, तो मोहन से क्या पता चल रहा है कि इन सभी लड़कों को छोड़ करके हम लोग सिर्फ इसको बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे अगर गायों में हम लोग बोले कि जर्सी गाय, तो गाय एक जाति है, लेकिन अगर उसमें से एक पर्टिकुलर चीज के बारे में हम लोग बात करें कि जर्सी गाय है, तो जर्सी गाय क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, सिर्फ जर्सी गाय के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर नदी में हम लोग बात करें गंगा नदी के बारे में, तो नदी तो एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, लेकिन अगर सिर्फ गंगा नदी बोल दे, तो मतलब गंगा नदी के बारे में बात हो रहा है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात हो रहा है, तो उसको बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह से हिमालय पर्वत हो गया, दिल्ली एक शहर का नाम हो गया, ठीक है, धनबाद एक शहर का नाम हो गया, तो जिसको हम लोग पर्टिकुलर चीज को नाम रख करके बोलते हैं कि सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरा जो इसका संज्ञा का भेद है वो भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसमें लिखा है कि जिस संज्ञा से भाव, गुण, दोष, दशा, अवस्था या फिर दशा का बोध हो, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहा जा रहा है, भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, जैसे किसी के गुण के बारे में, उसके भाव के बारे में, दशा के बारे में, अवस्था के बारे में, ठीक है, इन सब चीज के बारे में जहां पर बोध होगा, उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहेंगे। इसके साथ साथ जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, उसको महसूस कर सकते, ठीक है, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि प्रेम हो गया, उदाहरण आप ले सकते हैं, प्रेम, क्रोध, सुंदरता, बचपन, बुराई, बुढ़ापा, ईमानदारी, दुख, इनको हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं। छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, जहां पर सिर्फ भाव होता है। जैसे किसी से आप प्यार करते हैं, तो उसको देख सकते हैं क्या, देख नहीं सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि वो हमसे प्यार करता है या फिर हम उससे प्यार करते हैं। किसी पे क्रोध करते हैं, अब आप बोलिएगा कि किसी को एक लाठी मार देना, ये तो दिखाई दे दिया, लाठी से मारना वो चोट दिखाई दिया, लेकिन क्रोध दिखाई देता है क्या, वो सब दिखाई नहीं देता। सुंदरता, बचपन, बुराई, बुढ़ापा, ईमानदारी, दुख, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में लोग बात कर रहे हैं। तो समझ लेते हैं चौथा जो इसका प्रकार या फिर भेद है वो है समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा से एक ही तरह के समूह या झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा से एक ही तरह के समूह या फिर झुंड का बोध हो, मतलब एक चाबी का गुच्छा हो, तो सभी चाबियों के बारे में जब हम लोग बात करेंगे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। वही कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा से
एक ही तरह के समूह या फिर झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि यह शब्द समूह का बोध कराते हैं, क्योंकि ये जो शब्द है वो समूह का बोध कराते हैं, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना हो गया, ठीक है, उदाहरण में समझ सकते हैं जैसे कि सेना हो गया, तो सेना मतलब क्या, बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे सैनिकों का झुंड, ठीक है, उसको हम लोग सेना कहते हैं। किसी एक पुलिसकर्मी को हम लोग सेना कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे। किसी एक जवान को हम लोग सेना कहेंगे क्या, नहीं कहेंगे, ठीक है। तो जहां पर एक पूरे जाति के बारे में, एक पूरे समूह के बारे में, एक पूरे गुच्छे या फिर झुंड के बारे में बात होता है, उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना में एक झुंड रहता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों के बटालियन को, एक आर्मी को हम लोग क्या कहते हैं, सेना कहते हैं। जैसे कि भीड़ हो गया, तो भीड़ में बहुत सारे लोग होते हैं, पूरे समूह होते हैं, तो उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे कि झुंड हो गया, टोली हो गया, वर्ग हो गया, सभा हो गया। जैसे कि आप एक कक्षा में बैठे हुए रहते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वहां पर आप स्कूल में बैठे हुए रहते हैं, एक रूम में कक्षा में बैठे हुए रहते हैं, तो एक पूरे वर्ग को हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। क्यों, वो पूरे समूह को दर्शाता है, एक कक्षा जो पूरे समूह को दर्शाता है, क्योंकि कक्षा में कोई एक स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं रहता, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए रहते हैं। यह अनेक लोगों या वस्तुओं के समूह को दर्शाती है। ये जो समूहवाचक संज्ञा है, ये अनेक लोगों को या फिर उनके वस्तुओं को, बहुत सारे वस्तुओं को एक साथ दर्शाता है, जिसके कारण इसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसके पांचवें भेद को, द्रव्यवाचक संज्ञा को। द्रव्यवाचक संज्ञा को जिसको बोलते हैं मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा से ऐसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो। क्या कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा से ऐसे पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध हो जिसे तोला या मापा जा सके, जिसको क्या तो तोला या फिर मापा जा सके, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा ढेर के रूप में मापी या तोली जाती है, अनगिननीय, मतलब इसको गना नहीं जा सकता, ठीक है, गिना नहीं जाता, अगणनीय है ये। तो जिस चीज को हम लोग मापते या फिर तोलते हैं, मात्रा में उसको तोलते हैं, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। ऐसा पदार्थ या फिर द्रव्य का बोध हो जिसे तोला या फिर मापा जा सके, उसको बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। उदाहरण आप ले सकते हैं सोना, तो इसको गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। सोना को सिर्फ तोला जा सकता है, चांदी तोला जा सकता है, पानी को गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते। लेकिन इस तरह से बोल सकते हैं कि एक गिलास पानी, ठीक है, तो वो मात्रा में हम लोग उसको जान सकते हैं, मात्रा में उसको तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, आकार दे सकते हैं, ठीक है। एक लोटा पानी, एक गिलास पानी, ठीक है, एक कटोरी पानी, या फिर हवा, या फिर तेल, जैसे कि 1 केजी तेल, 1 केजी घी, 1 केजी चीनी, ठीक है। तो जिसको मात्रा में तोला जा सके, मापा जा सके, ठीक है, उन सब चीजों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। आटा हो गया, चूना हो गया आदि, ये सब लोहा, ये सब क्या है, तो सब कुछ द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, जिसको तोला या फिर मापा जाता है। अब असली खेल यहाँ पर शुरू होगा, जो हम आपको शुरू में बताए थे कि परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद होते हैं और आधुनिक परंपरागत रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे कि अब आप कहेंगे कि आम द्रव्यवाचक संज्ञा है। आम क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि आम को तो तोला जाता है, ठीक है, आम को ऐसे गिन के लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं, आम को तोल के लेते हैं, तो इसका मतलब आम क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि इसे तोला जाता है। लेकिन फल के दृष्टिकोण से सभी प्रकार के फल आते हैं, लेकिन अगर फल का हम लोग बात करें तो फल में क्या है, सभी चीज आते हैं, उसमें केला भी आ जाएगा, सेब भी आ जाएगा, अंगूर भी आ जाएगा, आम भी आ जाएगा, ठीक है। तो फल के दृष्टिकोण से सभी प्रकार के फल आते हैं, इस आधार पर फल को जातिवाचक संज्ञा हुई। इस तरह से फल क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। पहले आपने समझा कि आम जो है उसको तोलते हैं, मापते हैं, तो वो क्या हो गया, आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन फल, अगर हम लोग फल का बात करें तो फल में जो है आम भी आता है, अंगूर भी आता है, सेब भी आता है, केला भी आता है, सब कुछ आ जाता है फल वाला चीज, ठीक है। तो क्या होगा, तो फल क्या होगा, एक जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो पूरे जात को बताता है, फल में जितने चीज आते हैं सभी के जातों को बताता है, ठीक है, एक ही बारे में वो कह दे रहा है। अब फलों में यदि आम की बात करें तो आम तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा। अगर हम लोग सिर्फ फल, अगर जैसे कि अंगूर हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, ठीक है, बहुत सारे फल हैं, अगर हम सिर्फ पर्टिकुलर आम के बारे में बात करें कि आम, तो आम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा फलों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होगा। इस हिसाब से आम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहना चाहिए, बिल्कुल कहना चाहिए। और आमों के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रकार के आम, जैसे कि सिपिया, मालदा, देहुआ आदि, अब तो आम को जातिवाद मानना चाहिए, क्योंकि आम जो है, पहले आपने समझा कि आम को तोलते हैं तो द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। फल में अगर आम आ गया तो उसको क्या कहेंगे, अगर पूरे फल का बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरे फल में आम आ रहा है। लेकिन वहीं पर आप देखेंगे सिर्फ आम के बारे में, फलों में अगर सिर्फ आम के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। अगर आम का बात करें तो वो भी जातिवाचक संज्ञा, क्यों, क्योंकि उसमें बहुत सारे आम आते हैं, सिपिया हो गया, मालदा हो गया, देहुआ हो गया, ठीक है। तो अगर इन सब आमों के बारे में बात करें तो वो जातिवाचक संज्ञा को दर्शाता है। लेकिन अगर सिर्फ मालदा आम के बारे में हम लोग बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेगा, ठीक है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया इसमें कि आम के बारे में, आम कहीं पर जातिवाचक संज्ञा हो जा रहा है, कहीं पर कहीं पर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जा रहा है, ठीक है, कहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जा रहा है। तो ये सारे कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जा सके, इन सारे कंफ्यूजन को कैसे क्लियर किया जा सके, ठीक है।
और ये कहा जा रहा है कि शायद इन्हीं उलझन के कारण आधुनिक व्याकरणों ने आधुनिक अंग्रेजी भाषा का अनुकरण करते हुए बिल्कुल साफ तौर पर माना कि संज्ञाओं का मुख्य रूप से 3 प्रकारों में बांटा जाए। और इन्हीं सब कंफ्यूजन को देखते हुए, उलझनों को समझने के लिए, ताकि अच्छे से सारी चीजों को समझ पाए, इसको 3 प्रकारों में बांट दिया गया। ठीक है, इस चीज को हम शुरू में आपको बता रखे हैं। और ये जो 3 प्रकार वो है, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, दूसरा है गणनीय संज्ञा और तीसरा है अगणनीय संज्ञा। मतलब जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, जिसको काउंटेबल मतलब जिसको गिना जा सके, और जिसको बोलते हैं अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। तो 3 चीजों में इसको बांटा गया है, 3 भेदों में इसको बांटा गया है। अब तीनों भेदों को हम लोग समझ लेते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम पहले आपको डिस्कस कर रखे हैं, पहले आपको पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। लिखा है कि जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, संस्था या वस्तु के विशिष्ट नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे शब्द अपने आप में पूर्ण होते हैं और इनके आगे सामान्यतः किसी विशेषण की आवश्यकता नहीं होती। क्या कहा जा रहा है कि जिसके बारे में, किसी खास चीज के बारे में लोग बात करते हैं, तो उसके बारे में और कुछ बताने का जरूरत नहीं पड़ता, उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम हो गया, सीता हो गया, महात्मा गांधी हो गया, नेहरू हो गया, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, गंगा हो गया। दोस्तों अगर हम बताना चाहें तो इसमें और भी बहुत सारा डिटेल है। अभी इसी में आपका 10 मिनट का और वीडियो बन जाएगा, लेकिन इतना आपको नहीं पढ़ना है, तो ज्यादा दिमाग में लगाने का जरूरत नहीं है। जितना हम आपको बता दे रहे बस काफी है आपके लिए। ठीक है, नहीं तो अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहे तो 10-15 मिनट अभी आपका टाइम और ज्यादा लगेगा। दूसरा हमारा है गणनीय संज्ञा। गणनीय संज्ञा, काउंटेबल नाउन, जिस संज्ञा को गिना जा सके, जिसका एक वचन और बहुवचन बनाया जा सके तथा जिसे संख्या के साथ प्रयोग किया जा सके, उसे गणनीय संख्या कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि जिस संख्या को गिना जा सके, जिस संज्ञा को गिन सकते हैं, जिस संज्ञा का एक वचन से बहुवचन किया जा सकता है, ठीक है, जिस संज्ञा का प्रयोग एक वचन से दूसरे वचन के साथ किया जा सकता है, जिसका संख्या के साथ प्रयोग किया जा सकता है, जिसको गिन सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। उदाहरण में आप समझ सकते हैं, जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गया, पुस्तक हो गया, कलम, मेज, कुर्सी, पेड़, घर, इसको क्या है तो गिन सकते हैं। या फिर लड़का को लड़के कह सकते हैं, लड़की को लड़कियां कह सकते हैं, पुस्तक को 4 पुस्तक, 10 पुस्तक कह सकते हैं, ठीक है, संख्या के साथ इसको बता सकते हैं। मेज कह सकते हैं, कुर्सियां कह सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे इसको कर सकते हैं। एक लड़का, 2 लड़के, 3 पुस्तकें, मतलब एक वचन का बहुवचन इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं गणनीय संज्ञा। आगे हम लोग देख लेते हैं, इसका जो तीसरा भेद है वो है अगणनीय संज्ञा। अगणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन। कहा जा रहा है कि जिस संज्ञा को गिना नहीं जा सकता, बल्कि जिसे केवल मापा, तोला या फिर अनुभव किया जा सकता है, उसे अगणनीय संज्ञा कहा जाता है। जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसको सिर्फ मापा या फिर तोला जा सकता है, या फिर जिसको अनुभव किया जा सकता है, उसको अगणनीय संज्ञा कहा जाता है, अनकाउंटेबल नाउन कहा जा सकता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं, पानी हो गया, दूध हो गया, घी, तेल, चावल, प्रेम, ज्ञान, सुख, दुख, ये सब क्या है, इसको गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते। इसको माप तोल सकते हैं। अगर पानी का बात करें, दूध का बात करें, तो इसको माप तोल सकते हैं। या फिर जो प्रेम है, ज्ञान है, सुख है, दुख है, इसको अनुभव किया जा सकता है। तो ये सब क्या है, ये सारे अनगणनीय संज्ञा है, मतलब अगणनीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल चीजें हैं, अनकाउंटेबल संज्ञाएं हैं। इनको व्यक्त करने हेतु किसी माप या सूचक शब्द प्रयोग होते हैं। और इनको व्यक्त करने के लिए क्या है, तो किसी का मापक, जैसे केजी हो गया, यूनिट हो गया, मतलब कोई भी यूनिट, इन सब का उपयोग करते हैं, या फिर सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 1 गिलास दूध, पानी, किलो, अनंत प्रेम, बहुत दुख आदि, ये सब चीजों को हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार आपने समझ लिया। तो हमारा संज्ञा का पहले परंपरागत रूप से 5 प्रकार को हमने समझा, और आधुनिक रूप से तीनों प्रकार को हमने समझ लिया। ये जो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का था, अगर इस पूरे वीडियो को आपने देखा है तो 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला। सेम टू सेम आप इस तरह से लिखिए, पहले 5 भेदों को लिखिए, फिर आधुनिक तौर पर तीनों भेदों को लिखिए, आपका 10 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, 50 नंबर का ये पूरा आपका एसी पेपर रहता है, तो 50 में 10 नंबर आप कंफर्म मान लीजिए। उम्मीद करते हैं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं कि ये जो हमारा एसएस स्टडी मटेरियल चैनल है, इसका नाम कुछ कारण से हम बदलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए। नाम बदल रहे हैं, बस थोड़ा सा कुछ कारण, जिसके कारण नाम बदलना पड़ रहा है। ठीक है, नाम हम बहुत ही जल्द रिवील कर देंगे, कौन सा नाम यहाँ पर रहने वाला है इस चैनल का। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।